Good afternoon, everyone. Today is 11th of October, and we are here to discuss the important newspaper article of the day. Before we proceed to the discussion of the important articles, I have a small input to give. That input is आज से APSC का मेन स्टार्ट हो गया, तो हम लोग at CSAP we will be discussing all the papers immediately after the exam is conducted. इसका फ़ायदा आपको दो जगह पे हो सकता है, एनालाइजिंग हाउ क्वेश्चंस आर बीइंग फॉर्म्ड, एंड सेकेंड जो जीरो अटेम्प्ट दे रहे उनको भी एग्जाम के लिए अच्छा कंटेंट मिल सकता है टू राइट दोज आंसर्स. 3 बजे एसे का डिस्कशन होगा और 7 बजे GS1 का. सिमिलरली कल दोपहर को 3 बजे यूट्यूब लाइव पे होगा GS2, शाम को 7 बजे होगा GS3, एंड मंडे को GS4 एंड GS5 मतलब असम स्पेसिफिक पेपर ये डिस्कस किए जाएंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट. आज के जो 5 आर्टिकल है उसमें से एक PIB से लिया हुआ है और बाकी 4 जो वो इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, दी आसाम ट्रिब्यून यहाँ से लिया हुआ है. जो पहला आर्टिकल है दैट इज अबाउट हार्नेसिंग इंडियाज हर्बल वेल्थ स्पेशली फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन. जो एरोमेटिक प्लांट्स है, जो मेडिसिनल प्लांट्स है, उसको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो उसके बारे में डिस्कस करता है. सेकेंड आर्टिकल इज अबाउट इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस. अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इज इन इंडिया. there was a discussion held at Hyderabad House between Honorable External Affairs Minister of India S. Jaishankar sir and Foreign Minister of Afghanistan. तो कुछ टेक्निकल जो हमारा वहाँ पे काउंसिलेट था उसको फुल एम्बेसी में अपग्रेड कर दिया है, उसके बारे में सेकेंड आर्टिकल है. थर्ड आर्टिकल इज अबाउट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है उसने 2023 का डेटा रिलीज किया है, क्राइम डेटा, तो उसको हम देख लेंगे. फोर्थ आर्टिकल इज अबाउट population, that is demography, and fifth article is regarding Delhi Declaration 2025 local action for global goals. ये 5 आर्टिकल जो है that is in relation to climate change and how India wishes to move forward heading towards the next COP, है ना. तो उसके बारे में so let's get started. This is our Telegram channel. You may consider joining it to get access to the important informatic and infographics and PDFs. ये मेंस के बच्चों के लिए रिलीज किया है CSAP का इनिशिएटिव, 1 पेजर नोट जिसमें हर सिंगल बुलेट पॉइंट का कीवर्ड्स, एनालिसिस, कंक्लूजनरी स्टेटमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा रिलीज किया है. इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर क्विक रिवीजन. लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट इज रिगार्डिंग हार्नेसिंग the northeast India's herbal wealth, especially Arunachal, Assam, specific medicinal and aromatic species यहाँ exist करती है जिनका market potential बहुत high, not just in terms of monetary rewards but also from the perspective of contribution towards the socio-economic development of whole nation in general and of northeast in particular. सो ये जो असेसमेंट हुआ है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम, 8 स्टेट में वी ऑल ऑफ अस नो कि इट इज वर्ल्ड्स वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, है ना. इट हैज इमेंस पोटेंशियल. दिस होल रीजन which is part of biodiversity hotspot has immense potential for the cultivation, for the processing and for value addition of the medicinal and aromatic plants. ये जो medicinal and aromatic plants का सेक्टर है इसे कहा जाता है MAPs. ठीक है. अब जितना प्लांट्स का रिच डाइवर्सिटी है, फेवरेबल एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस है, या जो हर्बल प्लांट्स का जो ग्लोबल डिमांड है, that is giving us prospectus for looking into the growth model in this particular sector. ठीक है. सो थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं. जो बायोडाइवर्सिटी इन रिसोर्स बेस है, लगभग 8000 स्पीशीज ऑफ हायर प्लांट्स इस रीजन में अबंडेंस में अवेलेबल है. लगभग उसमें से 1500 स्पीशीज जो है वो ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन में अभी भी यूज होती है.
ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन है, इट लाइज ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज एंड द इंडो बर्मा डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। कुछ की स्पीशीज है जैसे कि मिशमिटीटा जो अरुणाचल में एंडेमिक है, या जो तुलसी का पेड़ है, या जो ब्राह्मी का पेड़ है, एलोवेरा है या आंवला है, ये हर जगह पे नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। जो कुछ एरोमेटिक प्लांट्स है जिसमें कि लेमन ग्रास आ जाता है, या सेटोनेला आ जाता है, या मिंट आ जाता है, ये भी इस रीजन में एबंडेंस में अवेलेबल है। ये सारी की सारी एमएपीज है, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। अब इस रीजन का एक और बेनिफिट है, दैट इज एग्रो क्लाइमेटिक एडवांटेज। जो एग्रो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है ना, फ्रॉम ट्रॉपिकल प्लेन्स टू अल्पाइन रीजन्स, ये सारा मतलब जो प्लेन से लेकर जो इक्वेटर के आसपास का जिस तरीके का एनवायरमेंट है, तो वहां से लेकर पोल्स तक का जितना भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन एग्जिस्ट करता है, वो सारा का सारा फ्रॉम इक्वेटर टू पोल नॉर्थ ईस्ट रीजन में एग्जिस्ट करता है, फ्रॉम ट्रॉपिकल टू अल्पाइन रीजन्स, है ना। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहाँ पे है? वो है असम में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, मेघालय में, है ना, जहाँ पे लेमन ग्रास या सिट्रोनेला, टर्मरिक, एलोवेरा, जहाँ पे भी थोड़ा बहुत सिट्रस का एलिमेंट प्रेजेंट है, वो बढ़िया से एग्जिस्ट कर पाते हैं, बढ़िया से ग्रो कर पाता है। जो टेम्परेट रीजन है वो एग्जिस्ट करते हैं नागालैंड में, मणिपुर में, सिक्किम में। अश्वगंधा जैसे पेड़, अश्वगंधा जैसे हर्ब्स यहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रो होता है। जो अल्पाइन रीजन है वो लार्जली अरुणाचल, सिक्किम में है, जहाँ पे आपको अल्पाइन रीजन स्पेसिफिक एमएपीज, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स, आपको मिल जाता है। रेनफॉल वेरिएशन इस रीजन में 1500 से लेकर 4000 mm तक दिखाई देता है। एंड फर्टाइल सॉइल जो एलुवियम से आती है ब्रह्मपुत्रा के प्लेन्स में एंड अदर रिवराइन बेसिन से, वो काफी कंडीसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देती है। इसका आप इकोनॉमिक पोटेंशियल भी देख लेते हैं। इकोनॉमिक पोटेंशियल कितना है? जो ग्लोबल हर्बल मेडिसिन मार्केट है उसका लगभग वैल्यूएशन इज अराउंड 120 बिलियन US डॉलर, है ना। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये 6 से 8% से 6 to 8% से एनुअली ग्रो करेगा। करंटली इंडिया होल्ड सिग्निफिकेंट शेयर इस टोटल ट्रेड में, बट अब जो पोटेंशियल फॉर एक्सपोर्ट्स टू साउथ ईस्ट एशिया है या यूरोप है, मिडल ईस्ट है, इसमें भी इंडिया के लिए काफी स्कोप है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिट्रोनेला या लेमन ग्रास ऑयल्स फ्रॉम असम एंड मेघालय, ये ग्लोबली डिमांड में होता है, ओके। ये जो एमएपी में अगर आप इन्वेस्ट करोगे, सो इट विल गिव यू इनकम डाइवर्सिफिकेशन, बिकॉज these medicinal and aromatic plants give you higher return, they give you higher yields than the traditional food crops, okay। अब यहाँ पे जो विमेन पार्टिसिपेशन है, दैट स्ट्रेंथन्स दी लाइवलीहुड्स। एक केस स्टडी देख लेते हैं। जो सेटोनेला इन असम एंड मेघालय, दैट हैज इंक्रीज्ड फार्मर्स इनकम सिग्निफिकेंटली। असम और मेघालय में जिन्होंने भी सेटोनेला का कल्टीवेशन किया है, उनका इनकम जो है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गया। देयर आर सर्टेन गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव्स। एक है NMPB, दैट इज नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड, जो सब्सिडी प्रोवाइड करता है अप टू 30 to 75% फॉर कल्टीवेशन, फॉर नर्सरीज, फॉर पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट्स, है ना। इस सब में 30 to 75% तक ये बोर्ड जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड कर देता है। जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, दैट हैज इंटीग्रेटेड द एरोमेटिक प्लांट्स प्रोजेक्ट, सबको एक अम्ब्रेला के अंदर ये लेकर आया है। हर स्टेट का अपना एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है जो प्रमोशन कर रहा है लेमन ग्रास, सिट्रोनेला या गेरेनियम का, ठीक है। जोरहाट में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है CSIR का, सेंट्रल CSIR नीस्ट का, नॉर्थ ईस्ट का, जोरहाट में, जो वैरायटीज के ऊपर इंप्रूवमेंट के लिए या फार्मर्स के ट्रेनिंग के लिए ऊपर काम कर रहा है। या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, या कृषि विकास केंद्र जो है, वो इन सब का डेमोन्स्ट्रेशन या टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट को प्रमोट कर रहा है। वैल्यू एडिशन एंड ब्रांडिंग, अगर हम लोग विलेज लेवल तक डिस्टिलेशन यूनिट एस्टैब्लिश कर देते, विलेज लेवल में अगर डिस्टिलेशन यूनिट्स अगर एस्टैब्लिश कर देते, जैसे लेमन ग्रास या अदर इसका, सो इट विल इमीडिएटली गिव एडेड वैल्यू टू द ग्रास रूट लेवल फार्मर्स, है ना। फिर ब्रांडिंग और GI टैग्स, जैसे कि आसाम लेमन ग्रास ऑयल जो है, दैट
फेचेस द प्रीमियम प्राइजेस फ्रॉम द वर्ल्ड ओवर। इसके थ्रू रूरल एम्प्लॉयमेंट में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सस्टेनेबिलिटी एंड कंजर्वेशन। जो इन सिटू या एक्स सिटू कंजर्वेशन है थ्रू मेडिसिनल प्लांट रिजर्व या सीड बैंक्स हो गया या टिश्यू कल्चर हो गया, या जो रीजन्स का जो लो इनपुट ट्रेडिशनल फार्मिंग है ना, करेंटली लो इनपुट ट्रेडिशनल फार्मिंग है, दैट सपोर्ट्स द ऑर्गेनिक कल्टीवेशन फॉर प्रीमियम मार्केट्स। एग्जांपल सिक्किम का जो ऑर्गेनिक मॉडल है that can be replicated across the northeast. If you are aware, 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग का टैग सिक्किम को कुछ साल पहले मिल चुका है। What is the way forward in this situation? The opportunities, एक integrated cultivation and tourism में मेडिसिनल प्लांट के कल्टीवेशन को इंक्लूड कर दो। जैसे कि कोई टूरिज्म में यहाँ पे जब आता है तो वो टी गार्डन्स देखने जाता है नॉर्थ ईस्ट में, है ना, तो वैसे ही जो मेडिसिनल प्लांट्स है उसके कल्टीवेशन को भी टूरिज्म के साथ अगर आप इंटीग्रेट कर पाए, या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ले पाए विथ हर्बल इंडस्ट्री, या फिर एक्सपोर्ट्स क्लस्टर्स को डेवलप कर पाएंगे हम, या R&D में कोलैबोरेशन कर पाएंगे, ऑल ऑफ दिस will contribute to the growth of Northeast, specifically in this particular sector. ये MCQ है, आप प्लीज वीडियो पॉज करके इसको देख लीजिए and try and answer this. Mishmitita is endemic and high value medicinal plants found in Arunachal Pradesh. Correct. Statement 1 is correct, so option B eliminate हो गया. NMPB, National Medical Plant Board, provides financial support for MAP cultivation. Correct. So C is eliminated. Sikkim is India's first fully organic state. अभी just बताया मैंने. So answer is D. All of the above. Please write your answers in the comment section, please. Okay. Next article is about visit of Kabul foreign minister to India. Recently, मतलब कल ही हैदराबाद हाउस जो है दिल्ली में, वहां पे मीटिंग हुआ between एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर एंड दी तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन के फॉरेन मिनिस्टर, है ना। उसमें ये डिस्कस किया गया कि इंडिया विल री एंगेज विद तालिबान। अगस्त 2021 में जब यूएस फोर्सेस अफगानिस्तान से भाग गए, जब तालिबान ने रिकैप्चर कर लिया, तब इंडिया ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी थी, और कुछ दिनों के बाद कमीशन कॉन्सुलेट ओपन किया था, जो टेक्निकल मिशन था सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड को सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, उसको अब फुल फ्लेजेड एम्बेसी में फिर से कन्वर्ट कर दिया है। लाइक मैंने बोला कि अगस्त 2021 में तालिबान के रिटर्न के बाद हम लोगों ने बंद कर दिया था। टेक्निकल मिशन वाज लेटर एस्टैब्लिश्ड फॉर ह्यूमैनिटेरियन एंड लिमिटेड एंगेजमेंट, एंड अभी वाला जो है फुल इसमें कन्वर्ट कर दिया। जो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर है आमिर खान मुत्ताकी, he met with external affairs minister Jaishankar, and then Jaishankar sir reaffirmed India's commitment to Afghanistan's sovereignty, territorial integrity and independence. Please understand this. India has reaffirmed its commitment to Afghanistan's sovereignty, territorial integrity and independence. यही तालिबान का गवर्नमेंट जब आया था तब इंडिया ने अपना एम्बेसी बंद कर दिया था. Now it has gone back. It is a huge symbolical, it has a very high symbolical significance, especially in the background of US and Pakistan coming closer. अब की अनाउंसमेंट एंड इनिशिएटिव क्या है? एक टेक्निकल से एम्बेसी ऑफ इंडिया पे चला गया, फिर इसी टाइम पे 6 नए हेल्थ प्रोजेक्ट्स, 6 हेल्थ प्रोजेक्ट्स वर अनाउंस्ड, 20 ambulances were gifted, MRI and CT scan machines were gifted to contribute in the health sector, and then continued supply of vaccines, cancer medicines and relief materials. ये सब एडिशनल चीज है जो आ गई है. अब पीपल टू पीपल एंड एजुकेशनल इसमें भी फॉर मेडिसिनल बिजनेस एंड फॉर स्टूडेंट वीजाज आर टू बी इशूड फॉर द अफगानीज. फिर ICCR के थ्रू स्कॉलरशिप भी मिलेगा. फिर इकोनॉमिक एंड कनेक्टिविटी मेजर्स जो है उसमें लॉन्च ऑफ इंडिया अफगानिस्तान एयर फ्रेट कॉरिडोर,
माल लेकर जाने के लिए इंडिया अफगानिस्तान का एयर फ्रेट कॉरिडोर को लॉन्च किया गया टू एनहांस द ट्रेड। एंड देन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी इंडिया अफगानिस्तान अब कोलैबोरेट करेगा। देयर आर सर्टेन सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स इन दिस रिलेशन, जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैज एम्फसाइज्ड दैट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है ना वो अफगानिस्तान एंड इंडिया दोनों के बीच में कॉमन शेयर्ड थ्रेट है, ठीक है। मतलब जिसमें इनडायरेक्टली उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान का रेफरेंस दिया है। ही रेज्ड इंडियाज कंसर्न फॉर फोर्स्ड रिपैट्रिएशन ऑफ अफगान रेफ्यूजीज बाय पाकिस्तान। जो पाकिस्तान अफगानिस्तानी रेफ्यूजीज को जबरदस्ती अफगानिस्तान में भगा रहा है उसके बारे में इंडिया ने वॉइस रेस किया है ना। एंड इट ऑल्सो लाइक they both of them agreed that they will be coordinating on the issue of cross border terrorism cooperation। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो डिप्लोमेटिक री एंगेजमेंट स्टार्ट होगा आफ्टर द गैप ऑफ ऑलमोस्ट 4 years, है ना। इसका मतलब है कि इंडिया ने फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर लिया तालिबान के एग्जिस्टेंस को, फिर रीजनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा बिकॉज इट विल रीइंफोर्स इंडियाज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन द रीजन, बैलेंसिंग पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान। देन इंडिया विल बी डिप्लॉइंग सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, especially focusing on health, education, developmental project and enhancing India's goodwill। आपको पता ही है अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम जो इंडिया में ट्रेन हुई, इंडिया ने उनको सपोर्ट किया और अभी वो बहुत बढ़िया से परफॉर्म कर रहा है। फिर ह्यूमैनिटेरियन कमिटमेंट, जो पीपल सेंट्रिक एड है, पीपल सेंट्रिक अप्रोच के साथ इंडिया जो हेल्प प्रोवाइड करता है वो कंटिन्यू रखेगा। प्लीज ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन, प्लीज मेक श्योर यू राइट द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। We will provide you the correct answers। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा because I want to promote you, I want to motivate you to write answers in the comment section। Next article is about National Crime Reports Bureau। उन्होंने अपना 2023 का रिपोर्ट पब्लिश किया। So that report has shown कि साइबर क्राइम्स में एंड जो ट्राइबल के अगेंस्ट क्राइम्स है उसमें काफी इंक्रीज हुआ है। ओके ये थोड़ा डिलेड आया, यूजुअली जल्दी आ जाता है बट इस बार थोड़ा डिले हो चुका है। इट हैज शोन वाइटल इनसाइट्स इनटू इंडियाज लॉ एंड ऑर्डर, सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज एंड डिजिटल सेफ्टी। दिस डेटा हैज हाईलाइटेड दैट मर्डर केसेस जो है ना उसमें काफी डिक्लाइन हुआ है। इंडिया में मर्डर केसेस में डिक्लाइन बहुत हुआ है। नाउ देयर आर लेसर मर्डर्स बट देयर हैज बीन अ शार्प राइज इन द क्राइम अगेंस्ट एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड राइज इन द साइबर क्राइम्स। मर्डर केसेस क्या है? इट दे शोड दैट लगभग 3% से कम हो चुका है। बाय 3% इट हैज रिड्यूस्ड। जो मैक्सिमम मर्डर केसेस हुए दे आर मोस्टली फ्रॉम पर्सनल डिस्प्यूट्स, पर्सनल वेंडेटास और कुछ तो गेन लेने का मोटिव, नॉट एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। जो पहले गैंगस्टर्स डिफरेंट गैंग्स के बीच में होते थे वो अब डोमिनेट नहीं कर रहा है। अभी भी कुछ शेयर है लेकिन वो डोमिनेट नहीं कर रहा है। जो इट इज इंडिकेटिंग दैट देयर इज सम इंप्रूवमेंट इन ट्रेडिशनल लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम। क्राइम अगेंस्ट एसटी मैसिव, लगभग 30% से इंक्रीज हुआ है। शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट जो क्राइम है 30% से इंक्रीज हुआ है ना। स्पेशली यहाँ पे एथनिक वायलेंस जो मणिपुर में चल रहा था उसमें 2022 में एक केस था जो 2023 में लगभग 3400 हुआ है। तो ये जो आपको ग्रोथ दिख रहा है उसमें मणिपुर का बहुत मेजर रोल है। जो मणिपुर में वायलेंस चल रहा है उसका बहुत मेजर रोल है। जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, इसमें भी ट्राइबल्स के अगेंस्ट क्राइम का रेट ज्यादा दिखाई दे रहा है। स्पेशली ये डेटा क्या दिखा रहा है कि स्टेट का काफी हद तक फेलियर रहा है टू स्टॉप क्राइम अगेंस्ट ट्राइब पॉपुलेशन। जो साइबर क्राइम है, जितना इंटरनेट का पेनिट्रेशन, एक्सेस टू इंटरनेट बढ़ गया है वो उसकी वजह से 32% से इंक्रीज हुआ है। स्पेशली जो सेक्सुअल हरासमेंट या फाइनेंशियल हरासमेंट है, फाइनेंशियल फ्रॉड है उसमें, है ना। ऑब्वियसली इंटरनेट पेनिट्रेशन का ग्रोथ, डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये सब का रोल है इसमें। दिस इज critically indicating that there is urgent need for cyber security, capacity building and digital literacy। ठीक है,
अब क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन को देख लेते हैं, बच्चों के अगेंस्ट जो क्राइम है उसको देख लेते हैं। लगभग 9% से इंक्रीज हुआ है। अब ये आयरनी है इंडिया के केस में, मतलब whether you should feel sorry, whether you should feel disgusted, I don't know, but ये on personal level this is extremely saddening कि लगभग 1,80,000 केसेस चिल्ड्रन के अगेंस्ट हुए, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। 1,80,000 केसेस में से 96% केसेस में जो क्रिमिनल थे देवर फैमिली मेंबर्स ऑफ द नोन पीपल, बच्चों को पता था वो कौन है। जो ऑफेंडर्स थे 96% देवर नोन टू द विक्टिम। इट मीन्स कि इट इज हाईलाइटिंग द लैक ऑफ सेफ्टी इनसाइड द होम और इनसाइड द स्कूल। बाहर शायद सोसाइटी में वो सेफ है, घर में और स्कूल में वो सेफ नहीं है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन ओवरऑल जो इंक्रीज है वो 0.4% है, बट जो डाउरी रिलेटेड क्राइम है उसमें लगभग 15% का इंक्रीज हुआ है ना। इसका मतलब क्या है कि सोसाइटल प्रॉब्लम्स अभी भी बहुत सीवियर है। अब पॉलिसी की इम्प्लीकेशन क्या है? वंस यू हैव दिस एनसीआरबी का डेटा, व्हाट आर द पॉलिसी इम्प्लीकेशन दैट यू गेट, लाइक इसका फायदा क्या होगा? एक कि वी हैव बेटर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स नाउ एंड विक्टिम सपोर्ट सिस्टम, ये अब जरूरत पड़ेगी। Then police modernization and training for cyber and digital crimes, it is evolving genre of crimes, तो यहाँ पे newer टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग मॉड्यूल एग्जीक्यूट करना होगा फॉर द पुलिस कम्युनिटी। देन कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, देन ट्राइबल वेलफेयर को टारगेट करना होगा, स्पेशली जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन है, जहाँ पे वायलेंस ज्यादा है, और जहाँ वो स्पेशली सेंट्रल इंडियन रीजन में भी। ठीक है, अब डेटा ट्रांसपेरेंसी जो है यू विल हैव टू मेंटेन बिकॉज इट टू एड्रेस डिले इन सर्वेज और सेंसस और द ऑफिशियल रिपोर्ट्स फॉर टाइमली पॉलिसी मेकिंग। Please stop this video, pause this video and try and answer this question. I would expect you to mention the answers in the comment section so that आप कुछ efforts लोगे इसके ऊपर। Fourth is India's demographic mission. This demographic mission जो है इसका कंटेक्स्ट क्या है कि 2015 मतलब अगस्त 15 2025 इंडियाज इंडिपेंडेंस डे के ऊपर अनाउंसमेंट हुआ डेमोग्राफिक मिशन का, है ना। इट हैज एक्चुअली दिस अनाउंसमेंट हैज एक्चुअली स्टर्ड द डिबेट, एक डिबेट डिस्कशन को उसने जन्म दे दिया है इन पॉलिसी एंड पॉलिटिकल सर्कल्स। मतलब इनिशियली द आइडिया वाज टू मॉनिटर द अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेशन, ठीक है, इनिशियल आइडिया ये था। But now this issue has highlighted the need for comprehensive demographic policy. अभी इंडिया का डेमोग्राफिक एडवांटेज क्या है, हम काफी दिनों से आर्टिकल्स के थ्रू, न्यूज़पेपर एनालिसिस के थ्रू देख ही रहे कि इंडिया हैज अ वेरी ह्यूज यंग वर्कफोर्स एंड इट, मतलब ये ग्लोबल का यूनिक ग्लोबल पोजीशन इंडिया अभी विथहेल्ड कर रहा है ना। इसमें डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी है, अगर उसको अगर ठीक से हार्नेस नहीं किया देन इट कैन सस्टेन द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डायनामिज्म। इफ वी कैन हैंडल इट वेल वी कैन हैव सस्टेन डेमोग्राफिक डिविडेंड फ्रॉम दिस डेमोग्राफी फ्रॉम दिस सस्टेन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डायनामिज्म। ठीक है, व्हाट डू वी नीड अ ब्रॉडर डेमोग्राफिक मिशन, मतलब गोइंग बियॉन्ड जस्ट फर्टिलिटी और मॉर्टेलिटी और माइग्रेशन, we need to have a broader demographic assessment which should focus on the human capabilities, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड्स, इन सब के ऊपर देखना होगा। जो रीजनल इम्बैलेंसेस है अलग अलग रीजन के, फॉर एग्जांपल जो TFR है वो कुछ कुछ रूरल रीजन्स ऑफ बिहार में 3.7 तक गया है ना, कुछ कुछ पॉकेट्स में, और वही दिल्ली जैसे शहर में 1.2 तक नीचे आ गया है वो। will have to see migration, we will have to see migration as a population balancer. Then हम लोगों को एजिंग एंड लॉन्जेविटी चैलेंजेस को भी अब पॉलिसी कंसिडरेशन में रखना होगा। जितना एज बढ़ेगा, जितना पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड एज पीपल रहेंगे, जितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होगी, उतना वी विल हैव टू
put these things into the perspective while we make further policies. अब डेमोग्राफिक सेंसिटाइजेशन की जरूरत है, वो क्यों है? बिकॉज आई मीन पॉलिसी मेकिंग जो है दिस शुड अकाउंट फॉर द पॉपुलेशन कंपोजिशन. किस तरीके का पॉपुलेशन कंपोजिशन है, एज ब्रैकेट में क्या है, जेंडर डिफरेंसेस क्या है, एजुकेशनल हेल्थ एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या क्या, इन सारे कंसिडरेशंस को रखना होगा मद्देनजर बिफोर यू डिवाइस एनी फर्दर पॉलिसी. ठीक है. देन ए डेमोग्राफिक पर्सपेक्टिव इज वाइटल फॉर inclusive planning. Unless you have this data, how will you ensure that your planning is inclusive, and how will you monitor it, how will you regulate it? क्योंकि आपको सारे रिसोर्सेज जो आपके पास है उसका इक्विटेबल redistribution भी करना है. This is the fourth question. Try and answer this question. Please mention your answers in the comment section below. ऑल राइट, ये लास्ट है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है. ये बस एक कॉन्फ्रेंस इंडिया में हुआ था एंड वहां पे एक डिक्लेरेशन आया कि COP30 जो है, जिसमें दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज द वॉइसेस ऑफ ग्लोबल साउथ एंड अर्बन सेंटर्स. ठीक है, तो इसका ब्रीफली देख लेंगे. दिल्ली डिक्लेरेशन फॉर लोकल एक्शन, दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन लोकल एक्शंस फॉर ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स. This was the key outcome of first Arise Cities Forum of 2025. इसमें आपके लिए प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि Arise City Forum पहला इंडिया में हुआ है 2025 में. ठीक है, फर्स्ट एवर है. दिस पर्टिकुलर इवेंट जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड ICLI साउथ एशिया ने ऑर्गेनाइज किया था. 200 डेलीगेट्स फ्रॉम 25 डिफरेंट कंट्रीज आए थे. स्पेसिफिकली सिटीज से ये लोगों को बुलाया गया था. जो ब्राजील में बेलेम सिटी है ना, वहां पे नेक्स्ट COP30 विल बी हेल्ड है ना, क्लाइमेट चेंज के लिए. तो वहां पे सिटीज एंड लोकल गवर्नमेंट्स का रोल क्या होगा, स्पेशली फ्रॉम द ग्लोबल साउथ, इसके लिए दे हैव प्रोवाइडेड सम रोड मैप. इससे ज्यादा आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड मेंशन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है ना, स्मार्ट बुक्स, वो अब एसमिस में भी अवेलेबल है. एसमिस मीडियम में भी ये मटेरियल अवेलेबल है. अगर आप चाहते हो इसको एक्सेस करना तो प्लीज कनेक्ट ऑन दिस नंबर एंड गेट एक्सेस टू दिस बुक्स. थैंक यू सो मच. लाइक आई सेड कि आज APSC का मेन स्टार्ट हुआ है, उसका इमिडिएटली फर्स्ट इम्प्रेशन एंड उसका एनालिटिकल वीडियोस जो होगा वो यूट्यूब लाइव होगा. आज से ही होगा, दोपहर को 3 बजे आज ऐसे से स्टार्ट होगा और शाम को 7 बजे GS1 होगा. सो विल वर्क ऑन इट एंड अभी ऑल द बेस्ट. सी यू ऑन मंडे फॉर द नेक्स्ट लेक्चर ऑन CNN. थैंक यू.